आज की इस गहन चर्चा में जो विषय हमारे सामने है ना, वो सुनने में बहुत ही बुनियादी लग सकता है। सजीव और निर्जीव की विशेषताएं। बिल्कुल, सजीव और निर्जीव की विशेषताएं। लेकिन जब हम इसके वैज्ञानिक पहलुओं में उतरते हैं तो ये विषय कई रहस्यों और उम्दा तथ्यों से भरा हुआ लगता है। और एग्जाम के नजरिए से तो ये बहुत ही क्रूशियल है। एकदम सही। ये चर्चा विशेष रूप से उन सभी के लिए एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है जिनका लक्ष्य यूपी सुपरटेट 2026 की परीक्षा है। आज के इस डीप डाइव का मिशन बहुत स्पष्ट है। सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को इतनी गहराई और स्पष्टता से समझना है कि कब की परीक्षा में इस विषय से जुड़ा कोई भी तथ्य या कॉन्सेप्ट छूटने न पाए। बिल्कुल, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इस विषय की गहराइयों में जाने से पहले एक बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करनी है। एक खास प्रोमो है शायद। हाँ, वीआईपी विवेक सर की ओर से एक विशेष घोषणा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर यूपी टेट और सुपर टेट की पूरी तैयारी करनी है और डेली वीडियो की पीडीएफ और सबसे शानदार नोट्स वाले पेड टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनना है तो उसका एक बहुत आसान तरीका है। बिल्कुल, केवल 100 रुपए का एक छोटा सा वन टाइम पेमेंट करके उस टेलीग्राम ग्रुप से हमेशा के लिए जुड़ा जा सकता है। पेमेंट करने के बाद परीक्षा की तैयारी से जुड़ी सारी सामग्री बस एक क्लिक की दूरी पर होगी। ये तो बहुत ही शानदार मौका है तैयारी को धार देने का। एकदम। तो चलिए वापस अपने मुख्य विषय की ओर लौटते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ जो आज विज्ञान के उन मूल सिद्धांतों को डिकोड करेंगे जो हमारे आसपास की दुनिया को परिभाषित करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनना हमेशा एक बहुत ही शानदार अनुभव होता है। आज हमारा पूरा जोर इस बात पर रहेगा कि तथ्यों को सिर्फ रटा ना जाए। रटने से काम नहीं चलता एग्जाम में। बिल्कुल नहीं, उनके पीछे छिपे क्यों और कैसे वाले विज्ञान को समझना जरूरी है। जब हम किसी कॉन्सेप्ट की जड़ तक पहुंचते हैं ना, तो वो जानकारी दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। सही कहा। और परीक्षा के नजरिए से देखें तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में इस विषय से सीधे और घुमा फिरा कर कई सवाल पूछे गए हैं। बहुत सवाल आते हैं। हाँ, तो आज हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक कहानी की तरह जोड़ेंगे ताकि इन सुपर टेट 2026 के लिए हर एक पहलू पूरी तरह से साफ हो जाए। ये अप्रोच वाकई बहुत प्रभावी है। तो चलिए सबसे पहले उस पर्यावरण की बात करते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। हाँ। अगर हम अपने आसपास के वातावरण का विश्लेषण करें तो इसे मुख्य रूप से दो घटकों में बांटा जा सकता है। पहला है सजीव, जिसे विज्ञान की भाषा में बायोटिक कहा जाता है। बायोटिक यानी जैविक घटक। हाँ, और दूसरा है निर्जीव, जिसे एबायोटिक कहते हैं। बिल्कुल। सजीवों की श्रेणी में वे सभी आते हैं जिनमें जीवन की जैविक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। मतलब विशालकाय पेड़ पौधों से लेकर तरह तरह के जंतु और यहाँ तक कि वे सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते। सही बात है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम निर्जीव या एबायोटिक घटकों को देखें तो वे जीवन की किसी भी क्रिया का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे एक ऐसा भौतिक ढांचा तैयार करते हैं जो सजीवों को जीवित रहने में मदद करता है। जैसे कि जल, वायु, प्रकाश। बिल्कुल, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये खुद जीवित नहीं है, लेकिन इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एकदम सही। सजीव और निर्जीव के बीच एक बहुत गहरा संबंध है, लेकिन इनका बुनियादी अंतर सिर्फ बाहर से देखने पर ही समझ नहीं आता है ना? हाँ, इसकी असली जड़ें एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो अगर सजीवों की सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान की बात की जाए तो वो क्या होगी? वो है उनका कोशिकीय और रासायनिक संगठन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कोशिका। हाँ, देखिए, दुनिया का हर सजीव एक विशेष संरचनात्मक इकाई से बना है, जिसे कोशिका या सेल कहते हैं। चाहे वो समुद्र में तैरती ब्लू व्हेल हो या मिट्टी का एक छोटा सा बैक्टीरिया। बिल्कुल, सबके सब कोशिकाओं से ही बने हैं। ये कोशिका एक बहुत ही जटिल कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बनी होती हैं। और ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से काम करती हैं। एकदम। वहीं अगर हम एक निर्जीव वस्तु की बात करें, जैसे कि एक चट्टान या नदी का पानी, तो उनमें कोशिका जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वे केवल सरल अकार्बनिक पदार्थों के एक असंगठित मिश्रण मात्र होते हैं। उनमें कोई जैविक तालमेल नहीं होता। कोशिका का ये कॉन्सेप्ट तो परीक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। बहुत बड़ा।
जब भी कोशिका की बात आती है तो जीव विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना खुलता है। रॉबर्ट हुक का नाम। हाँ, रॉबर्ट हुक का नाम यहाँ सबसे पहले आता है। उन्होंने ही 1665 में कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक की ये खोज अपने आप में एक बहुत ही रोचक घटना है। मतलब उन्होंने अपने बनाए हुए एक बहुत ही साधारण माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देखा था। कॉर्क जो पेड़ की छाल से बनता है। बिल्कुल। उस टुकड़े ने उन्हें छोटे छोटे खाली डिब्बे या कमरे नजर आए जो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिख रहे थे। अच्छा। उन्होंने इन छोटे कमरों को लैटिन भाषा में सेल्यूला कहा, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा, और यहीं से सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई। ये तो बहुत ही शानदार फैक्ट है। और एक और तथ्य जो एग्जामिनर का बहुत पसंदीदा है वो है 1839 में आया कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। श्लाइडेन और श्वान का सिद्धांत। एकदम सही। स्लाइडेन और श्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि सभी पौधों और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना है और कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। तो ये दोनों तथ्य, रॉबर्ट हुक का 1665 का प्रयोग और श्लाइडेन श्वान का 1839 का सिद्धांत, परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सीधे सवाल बनते हैं यहाँ से। जीव कोशिकाओं से बने हैं, तो अब ये समझना जरूरी है कि वे कौन से मुख्य लक्षण हैं जो एक सजीव मशीनरी को निर्जीव वस्तुओं से पूरी तरह अलग करते हैं। हमारे स्रोतों में सजीवों के 8 मुख्य लक्षणों का जिक्र है। चलिए सबसे पहले लक्षण से शुरू करते हैं, पोषण यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। किसी भी सजीव को अपने शरीर के इस जटिल कोशिकीय तंत्र को चलाने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ये ऊर्जा पोषण के माध्यम से ही प्राप्त होती है। पोषण के आधार पर हम सजीवों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, स्वपोषी और परपोषी। हाँ, पहले है स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि हरे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एकदम। ये सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। और दूसरे हैं परपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स, जिनमें इंसान और सभी जंतु आते हैं। हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बना सकते? नहीं, इसलिए ऊर्जा के लिए सीधे या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होते हैं। और निर्जीवों में ऊर्जा ग्रहण करने या पोषण की तो कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर चलाने के लिए कोई जैविक मशीनरी है ही नहीं। सही कहा। अब पोषण के बाद जो अगली कड़ी जुड़ती है वो है हमारा दूसरा लक्षण, श्वसन या रेस्पिरेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, अक्सर आम बोलचाल में लोग सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने को ही श्वसन मान लेते हैं। लेकिन विज्ञान की नजर में ये सिर्फ एक बाहरी प्रक्रिया है। तो असली श्वसन क्या है? श्वसन का वास्तविक और गहरा अर्थ कोशिकाओं के अंदर होने वाली उस रासायनिक क्रिया से है जहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, मतलब सेल्यूलर लेवल पर। बिल्कुल। जब सजीव भोजन ग्रहण करते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में कोशिकाओं तक पहुंचता है। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मदद से इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, यानी इसका विघटन होता है। इसी विघटन से एटीपी के रूप में वो जैविक ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे शरीर का हर एक काम संभव हो पाता है। एटीपी, ये याद रखने वाला कीवर्ड है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना सिर्फ इस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और अगर हम निर्जीवों की बात करें, जैसे कि एक कार का इंजन भी ईंधन चलाता है और ऊर्जा पैदा करता है। हाँ, पर वो तो अलग है ना। वो एक यांत्रिक और अनियंत्रित प्रक्रिया है। सजीवों में होने वाला श्वसन एंजाइम्स द्वारा नियंत्रित एक बेहद जटिल जैविक प्रक्रिया है जो निर्जीवों में पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। यानी अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाने का एक जरिया है। असली काम तो कोशिकाओं के अंदर चल रहा है, जहां ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। एकदम सटीक। जब शरीर के अंदर ऊर्जा बन रही है और उसका इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर है वहां लगातार कई रासायनिक क्रियाएं चल रही होंगी, बहुत सारी। और यहीं से हमारा तीसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ता है, उपापचय, जिसे अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये वीआईपी पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, विज्ञान की भाषा में भले ये एक भारी शब्द लगे, लेकिन इसका व्यवहारिक अर्थ बहुत सीधा है। बिल्कुल। उपापचय या मेटाबॉलिज्म को हम शरीर की एक बहुत ही व्यस्त और बिना रुके चलने वाली रासायनिक प्रयोगशाला कह सकते हैं। 24 घंटे चलने वाली लैब। हाँ, सजीवों की कोशिकाओं में हर पल हजारों रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं,
इन सभी प्रतिक्रियाओं के सामूहिक रूप को ही उपापचय कहा जाता है। और इसके 2 प्रकार होते हैं ना? हाँ, इसे गहराई से समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है उपचय, जिसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म? ये एक निर्माणकारी प्रक्रिया है, जैसे अमीनो एसिड्स का जुड़कर शरीर में प्रोटीन बनाना या पौधों में प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन का निर्माण होना। मतलब छोटी-छोटी चीजें जुड़कर कुछ बड़ा बना रही हैं। बिल्कुल, इसमें निर्माण होता है। और इसका ठीक उल्टा है अपचय, जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म? ये एक विघटनकारी प्रक्रिया है। इसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं में बदलते हैं। श्वसन की प्रक्रिया, जहां ऊर्जा पाने के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, अपचय का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एनालॉजी बहुत काम की है। उपचय एक तरह से घर बनाने जैसा है, जहां ईंटें जोड़ी जा रही हैं। और अपचय बनी हुई पुरानी दीवार को तोड़ने जैसा है, ताकि उन ईंटों का कहीं और इस्तेमाल किया जा सके। शानदार। परीक्षा में अक्सर ये सवाल घुमाकर पूछा जाता है कि शरीर में चलने वाली निर्माणकारी और विघटनकारी क्रियाओं के इस संयुक्त समूह को क्या कहते हैं? तो उसका सीधा जवाब है उपापचय। और चूंकि किसी पत्थर या प्लास्टिक की कुर्सी में ऐसी कोई निर्माण या विघटन की स्वतः प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए ये निर्जीवों में बिल्कुल नहीं पाया जाता। बिल्कुल। तो जब शरीर के अंदर इतनी सारी रासायनिक क्रियाएं और निर्माण कार्य चल रहा है, तो जाहिर है कि शरीर का विकास भी होगा। हाँ। और इसी से हमारा चौथा लक्षण सामने आता है, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना अक्सर सामने आती है। वो रेत के टीले वाली? हाँ, एक छोटा सा पौधा बढ़कर एक विशाल पेड़ बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान में हवा से उड़कर आने वाली रेत से एक छोटा सा रेत का टीला भी धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा पहाड़ बन सकता है। तो अगर दोनों के आकार में वृद्धि हो रही है, तो एक सजीव की वृद्धि और एक निर्जीव के आकार बढ़ने में वैज्ञानिक रूप से क्या अंतर है? ये तुलना सजीव और निर्जीव के बीच के फर्क को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है। सजीवों में जो वृद्धि होती है वो पूरी तरह से आंतरिक होती है। इंटरनल ग्रोथ? हाँ, इसे जीव विज्ञान में इंटरसेप्शन कहते हैं। ये कोशिकाओं के विभाजन, नई कोशिकाओं के निर्माण और शरीर के अंदर जमा हो रहे नए पदार्थों का परिणाम है। जैसे एक बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है? बिल्कुल। जंतुओं में ये आंतरिक वृद्धि एक निश्चित आयु तक जाकर रुक जाती है, जबकि पौधों के कुछ हिस्सों में ये जीवन भर चलती रहती है। और वो रेत का टीला? वो रेत का टीला स्वयं कोई वृद्धि नहीं कर रहा है। उसके आकार में जो भी बदलाव आ रहा है वो केवल बाहरी कणों के जमा होने यानी अक्रेशन के कारण है। बाहरी जमाव? हाँ, उस टीले के अंदर कोई कोशिका विभाजन या आंतरिक जैविक विकास नहीं हो रहा है। इसलिए सजीवों की वृद्धि जैविक और आंतरिक होती है, जबकि निर्जीवों का बढ़ना केवल बाहरी भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। बहुत ही स्पष्ट अंतर है। वृद्धि के बाद जो 5वां लक्षण है वो है गति या मूवमेंट। जंतुओं के मामले में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भोजन की तलाश, अच्छे आवास की खोज या शिकारियों से बचने के लिए जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पौधों को लेकर उठता है। पौधों की गति को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। हाँ, क्योंकि पौधे तो एक ही जगह पर मिट्टी में अपनी जड़ों के सहारे मजबूती से जमे रहते हैं, वे अपना स्थान नहीं बदलते। तो क्या पौधों में गति नहीं होती? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। गति का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं है। पौधे भले ही स्थान परिवर्तन नहीं करते, लेकिन वे गति जरूर करते हैं। अच्छा, कैसे? पौधों की इस गति को ट्रॉपिज्म कहा जाता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण सूर्यमुखी का फूल है। जैसे जैसे सूर्य आसमान में अपनी दिशा बदलता है, सूर्यमुखी का फूल भी प्रकाश की दिशा में मुड़ता रहता है। ओ, जिसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। बिल्कुल। इसी तरह जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की ओर या पानी की तलाश में गहराई तक जाना भी गति का ही एक रूप है। पौधों के अंग लगातार बाहरी कारकों के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए गति करते हैं। और निर्जीव? किसी निर्जीव वस्तु जैसे कि एक पत्थर या मेज को देखें तो वो तब तक अपनी जगह से नहीं हिल सकती जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। सजीव अपनी ऊर्जा से गति करते हैं, जबकि निर्जीव बाहरी बल के मोहताज होते हैं। तो पौधों में अंगों का मुड़ना ही उनकी गति है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। एकदम। अब हम छठे लक्षण की तरफ बढ़ते हैं, जिसे समझना परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये है संवेदनशीलता और समस्थापन, सेंसिटिविटी और होम्योस्टेसिस। बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट। पहले संवेदनशीलता की बात करते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, जैसे तापमान का बढ़ना, प्रकाश का बदलना या किसी चीज का स्पर्श होना।
इन बदलावों को उद्दीपन या स्टिमुली कहा जाता है। हाँ, और सजीव इन उद्दीपनों को महसूस करते हैं और उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। इसका सबसे लोकप्रिय उदाहरण छुई मुही का पौधा है। छुई मुई, जिसे छूते ही पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। बिल्कुल, ये संवेदनशीलता है। लेकिन जो दूसरा शब्द है, समस्थापन या होम्योस्टैसिस, ये थोड़ा अधिक वैज्ञानिक और जटिल लगता है। इसका क्या महत्व है? होम्योस्टैसिस जीव विज्ञान के सबसे खूबसूरत और जरूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक है। अगर इस शब्द को डिकोड किया जाए तो इसका अर्थ है एक समान स्थिति बनाए रखना। मतलब अंदर का बैलेंस बनाए रखना? एकदम सही। बाहरी वातावरण में कितने भी भारी बदलाव क्यों ना आए, सजीव शरीर के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आंतरिक पर्यावरण को हमेशा स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। इसे हम शरीर का अपना इनबिल्ट थर्मोस्टाट मान सकते हैं? बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जब कड़कड़ाती ठंड होती है तो शरीर का तापमान गिरने लगता है। ऐसे में समस्थापन की प्रक्रिया तुरंत सक्रिय होती है और मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ने और फैलने लगती हैं। जिसे हम कांपना या शिवरिंग कहते हैं। हाँ, इस कांपने से घर्षण पैदा होता है और शरीर को गर्मी मिलती है, जिससे आंतरिक तापमान वापस सामान्य हो जाता है। और गर्मियों में? गर्मियों में पसीना आना भी समस्थापन का ही हिस्सा है, जहां पसीने के वाष्पीकरण से शरीर को ठंडक मिलती है। रक्त में पानी की मात्रा, पीएच स्तर और शुगर को नियंत्रित रखना, ये सब समस्थापन ही है। इसके बिना कोई भी सजीव बदलते पर्यावरण में जीवित नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। ये तो सचमुच एक जादुई प्रणाली है जो शरीर को हर विपरीत परिस्थिति से बचाए रखती है। समस्थापन का ये कॉन्सेप्ट परीक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। अब बात करते हैं 7वें लक्षण की, जो है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। जैसा कि हमने उपापचयी वाले हिस्से में समझा था कि शरीर में लगातार रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं। इस निर्माण और विघटन की प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे अपशिष्ट और विषैले पदार्थ भी बनते हैं। जैसे अमोनिया या यूरिया? हाँ, अगर ये पदार्थ शरीर के अंदर जमा होते रहें तो ये बहुत हानिकारक और यहाँ तक कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। जंतुओं में तो ये बहुत स्पष्ट है। मलमूत्र, पसीना और सांस के जरिए बाहर निकाली जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी उत्सर्जन के ही रूप हैं। लेकिन पौधों के मामले में ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? देखिए, पौधों में जंतुओं की तरह कोई विशेष उत्सर्जन तंत्र या ऑर्गन नहीं होता, जैसे कि हमारे पास किडनी है। हाँ, लेकिन उनके अंदर भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और वे उन्हें बाहर भी निकालते हैं। अक्सर कुछ पेड़ों के तने पर चिपचिपा सा गोंद निकलता हुआ देखा जा सकता है। हाँ, गोंद तो देखा है। या फिर चीड़ जैसे पेड़ों से निकलने वाला रेजिन। ये सब असल में पौधों के अपशिष्ट पदार्थ ही हैं। अच्छा, वो अपशिष्ट हैं? बिल्कुल। इसके अलावा पौधे अपने हानिकारक तत्वों को पुरानी पत्तियों या छाल में जमा कर लेते हैं और फिर उन पत्तियों और छाल को गिरा देते हैं। ये भी उत्सर्जन का ही एक तरीका है। और दिलचस्प बात यह है कि पौधों का ये अपशिष्ट, गोंद या रबड़, हमारे बहुत काम आता है। प्रकृति का संतुलन है ये। निर्जीव वस्तुओं में चूंकि कोई उपापचय नहीं होता, इसलिए उनमें किसी अपशिष्ट के बनने या उत्सर्जन का कोई सवाल ही नहीं है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्रकृति में एक का अपशिष्ट दूसरे के लिए उपयोगी संसाधन बन जाता है। अब हम सजीवों के 8वें और अंतिम प्रमुख लक्षण पर आते हैं। प्रजनन और जीवन काल। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ स्पैन। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि कोई भी सजीव अमर नहीं है। एंट्रोपी या क्षय के नियम के अनुसार हर सजीव का एक निश्चित जीवन काल होता है। उसका जन्म होता है, वो वृद्धि करता है, परिपक्व होता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद भी उस प्रजाति का अस्तित्व इस धरती पर बना रहे, इसके लिए सजीव अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। ये जीवन की निरंतरता बनाए रखने का प्रकृति का तरीका है। और दूसरी ओर अगर एक कुर्सी, किताब या चट्टान की बात करें तो न तो वे जन्म लेते हैं और न ही प्रजनन करते हैं। समय के साथ भौतिक कारणों से वे टूट या घिस जरूर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई जैविक मृत्यु नहीं होती। बिल्कुल। सजीवों के ये 8 लक्षण हमें जीवन की एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा देते हैं। लेकिन विज्ञान हमेशा से ही रहस्यों और अपवादों से भरा रहा है। हाँ, और अब हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट है। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक। ये एक ऐसा अपवाद है जो सजीव और निर्जीव की इस साफ सुथरी परिभाषा की धज्जियां उड़ा देता है। ये परीक्षा के लिए भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। हम बात कर रहे हैं विषाणु यानी वायरस की। वायरस,
इसने तो पूरी दुनिया के स्वास्थ्य तंत्र को हिलाकर रख दिया था। लेकिन जीव विज्ञान और इन 8 लक्षणों के परिप्रेक्ष्य में ये इतना खास और रहस्यमयी क्यों है? वायरस की सबसे बड़ी खासियत इसका दोहरा बर्ताव है। इसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। कनेक्टिंग लिंक। हाँ, अगर हम इसके ढांचे को देखें तो ये सिर्फ प्रोटीन के एक आवरण और थोड़े से जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए से बना होता है। बस इतना ही? बस इतना ही। इसके पास अपनी कोई कोशिका, कोई उपापचय तंत्र या ऊर्जा बनाने की कोई मशीनरी नहीं होती। तो फिर ये काम कैसे करता है? यही तो जादू है। जब ये वायरस किसी सजीव शरीर के बाहर हवा में, पानी में या किसी सतह पर पड़ा होता है तो ये बिल्कुल एक निर्जीव कण की तरह व्यवहार करता है। इनर्ट क्रिस्टल की तरह। एग्जैक्टली। बाहर ये न कुछ खाता है, न सांस लेता है, न गति करता है और न ही प्रजनन कर सकता है। इसे एक डिब्बे में सालों तक बंद रखा जा सकता है। और फिर भी ये खत्म नहीं होता? नहीं, लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव कोशिका यानी होस्ट सेल के संपर्क में आता है और उसके अंदर प्रवेश करता है, इसका पूरा चरित्र बदल जाता है। ओह! ये तुरंत उस कोशिका की पूरी मशीनरी और ऊर्जा पर कब्जा कर लेता है और अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से अपनी कॉपीज बनाने लगता है। यानी प्रजनन और गुणन करने लगता है। बिल्कुल। मतलब वायरस के पास खुद की कोई फैक्ट्री या ऊर्जा नहीं है, वो बस एक कोड या ब्लूप्रिंट है जो बाहर एकदम निष्क्रिय रहता है, लेकिन किसी दूसरे के सजीव फैक्ट्री के अंदर जाते ही उसे हाईजैक कर लेता है और जीवित होने के लक्षण दिखाने लगता है। शरीर के बाहर निर्जीव और शरीर के अंदर सजीव। इसी दोहरे व्यवहार के कारण इसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये सचमुच विज्ञान का एक अद्भुत और थोड़ा डरावना पहलू है। और परीक्षा के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इस पूरी गहन चर्चा को एक बार समेट लेते हैं ताकि सभी कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एक व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएं। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अगर हम एक त्वरित तुलना करें, सजीवों में कोशिकीय संगठन उपस्थित होता है, श्वसन के जरिए वे ऊर्जा बनाते हैं, उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। उनके अंदर उपापचय यानी निर्माण और विघटन चलता रहता है। वे समस्थापन के जरिए अपने आंतरिक पर्यावरण को स्थिर रखते हैं और उनकी वृद्धि आंतरिक होती है। और निर्जीवों में ये सभी गुण पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। और अगर परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को दोहराया जाए, 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा कॉर्क में कोशिका की खोज और श्लाइडेन-श्वान का कोशिका सिद्धांत बहुत अहम है। शरीर के अंदर चलने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं का समूह उपापचय कहलाता है। बाहरी बदलावों के बावजूद आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की प्रक्रिया समस्थापन है। पौधों में अंगों का प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण की ओर मुड़ना उनकी गति का प्रमाण है। और अंत में सजीव और निर्जीव के बीच की वो योजक कड़ी जो दोनों के लक्षण दिखाती है, वो विषाणु यानी वायरस है। इन सभी बिंदुओं पर अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में सजीव और निर्जीव की विशेषताओं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पूरी गहराई और स्पष्टता के साथ डीकोड हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि सुनने वालों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस जानकारी और बार-बार के रिवीजन के साथ सुपर टेट 2026 की परीक्षा में इस विषय से जुड़ा कोई भी प्रश्न एक मजबूत आत्मविश्वास के साथ हल किया जा सकता है। बताइए। हमने अभी वायरस के बारे में जाना। अगर एक वायरस जो शरीर के बाहर केवल रसायनों का एक निर्जीव पैकेट है, केवल एक सही सजीव कोशिका का संपर्क पाकर अचानक अपनी फौज खड़ी करने लगता है और जीवित की तरह व्यवहार करता है, तो यह जीवन की हमारी वास्तविक समझ के बारे में क्या कहता है? क्या यह संभव है कि जिसे हम जीवन कहते हैं वह कोई जादुई ऊर्जा नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही जटिल रसायनों का एक बेहद व्यवस्थित और अंतहीन सिलसिला है जो बस सही वातावरण और एक सही ट्रिगर का इंतजार कर रहा होता है? यह वाकई विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन की असली सीमा कहाँ से शुरू होती है और निर्जीव की कहाँ खत्म होती है। उसी दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल के साथ विज्ञान की गहराइयों में गोता लगाने वाली हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई जानकारियों को डिकोड करते रहने और ज्ञान के सफर को आगे बढ़ाने के लिए फिर मिलेंगे। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।